हेलो एंड वेलकम। आज के अपने इस सत्र में हम लोग अनुभव 2 के जो इकोनॉमी खंड के प्रश्न हैं उसको देखेंगे। इस पेपर में इकोनॉमी खंड से कुल 15 प्रश्न हैं। अपनी इस परिचर्चा में हम लोग इन्हीं 15 प्रश्नों को क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये प्रश्न संख्या 8 है। देखो, इसमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बातें कही गई हैं। क्रिप्टो करेंसी का भारत में क्या स्टेटस है, लीगल स्टेटस क्या है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में क्रिप्टो करेंसी की वर्तमान विधिक स्थिति का सही वर्णन करता है? इसमें पहला है, क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा लीगल टेंडर नहीं है और उन्हें रखना या उनका व्यापार करना अवैध है। दूसरा है कि क्रिप्टो करेंसी वैध मुद्रा नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है और भारत में किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी निर्गमित करने का अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक को है। तीसरा है आपको, क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन भारतीय कानून के अंतर्गत उन्हें निजी डिजिटल परिसंपत्तियों वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में रखने और उनका व्यापार करने की अनुमति है। और चौथा है, क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल भुगतान के लिए वैध मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित नहीं है। देखो, सारा का सारा बात क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस पर है। जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सवाल भी वही पूछा गया कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस क्या है। तो सबसे पहला बात, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर या वैध मुद्रा अगर हम कहें, अगर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो ये लीगल टेंडर नहीं है। आप सभी ने पढ़ा होगा अपने जो आधारभूत कक्षाएं हैं उसमें लीगल टेंडर के बारे में काफी डिटेल में, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं, अनुभव के पिछले सालों के ही डिस्कशंस में मैंने कम से कम 4-5 बार तो लीगल टेंडर समझा दिया है। तो लीगल टेंडर समझाने की फिर से डिटेल में कोई जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में समझ लो, लीगल टेंडर वो करेंसी, वो मुद्रा है जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निकाला जाता है और उसको सरकार का समर्थन होता है। उस मुद्रा से मतलब उस मुद्रा के आधार पर आप उस पर्टिकुलर देश में कोई भी भुगतान कर सकते हैं। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो भारतीय रुपया है वो लीगल टेंडर है। आप भारत में किसी भी भुगतान के लिए कोई भारतीय रुपया को लेने से अस्वीकृति नहीं दिखा सकता है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लीगल टेंडर का मतलब ही यही है। लीगल टेंडर के स्टेटस का मतलब है कि उस करेंसी को उस देश की सरकार और सरकार के बिहाफ पर उस देश का जो केंद्रीय बैंक है वो जारी करता है, प्रबंधित करता है और एक तरह से सपोर्ट प्रदान करता है कि आप किसी भी प्रकार के वित्तीय भुगतान के लिए करेंसी इस लीगल टेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं, कानूनी रूप से वैध है। याद करो, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में तो क्या हुआ, सडनली 8 नवंबर को क्या हुआ, जो करेंसी नोट थे, जो पुराने वाले करेंसी 500 और 1000 के थे, वो क्या हुआ, अभी 8 नवंबर तक वो चल रहा, 8 नवंबर 2016 तक चल रहा था। 9 नवंबर 2017 से उसका लीगल स्टेटस खत्म हो गया, लीगल टेंडर नहीं रहा अब वो। यही बात है, इतना ही ध्यान में रखना है। अब आते हैं इस प्रश्न पर। यह प्रश्न कह रहा है क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में, क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लीगल टेंडर होता तो आप सोचो कि आप गए कहीं पे, आपको जमीन खरीदना है, सोना खरीदना है, आपको कुछ भी करना है, आपने कहा कि भैया मैं आपको क्रिप्टो में पेमेंट कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप क्रिप्टो में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, सामने वाला मना कर सकता है। तो भारत में पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। लगभग चारों विकल्प में यही बात कहा गया है। देखो, क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो यहां तक ये बात सही है। इसमें भी कहा गया कि वैध मुद्रा नहीं है, यहां भी ये बात सही है। क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, ये भी बात सही है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल भुगतान के लिए वैध मुद्रा, ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया कि मान्यता प्राप्त है। देखो, क्रिप्टो करेंसी किसी भी रूप में भारत में लीगल टेंडर के स्टेटस में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं वैध मुद्रा। अब क्रिप्टो का लेन देन वैध है अवैध है उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के स्टेटस की बात करें तो ये लीगल टेंडर नहीं है, दिमाग में ये चीज बिठा के रखना, ठीक। तो ये चौथा विकल्प तो वैसे निकल जाएगा
ठीक है, बाकी जो है सब में ए बी सी तीनों विकल्प में आप देखोगे तो जो पहला हाफ है स्टेटमेंट का पूरा जो कथन है उसका जो पहला भाग है वो सब एक ही बात कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है। ये एक सही बात है। ठीक, अब आगे आते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है उन्हें रखना या उनका व्यापार करना अवैध है। ये गलत है। अगर आपको नहीं भी पता होगा, कॉमन सेंस, इतने एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, कम से कम अनेकों ऐप हैं, आपने खुद देखा होगा कई सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं ऐप के जो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप क्रिप्टो का ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वो अवैध होता तो ऐसे खुलेआम जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ऐप होते भारत में? नहीं। तो उसको रखना या उसके लेन देन करना अवैध नहीं है। कॉमन लॉजिक भी लगाते तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा आधा सही है, सेकेंड पार्ट इसका गलत है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा देखो, वैध मुद्रा नहीं है, भारत में किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी निर्गमित करने का अधिकार केवल आरबीआई को है। आरबीआई कुछ भी नहीं करता है क्रिप्टो के बारे में, आरबीआई कुछ भी नहीं कह रहा है अभी। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी आरबीआई द्वारा निर्गमित नहीं होती है। सीधी सीधी बात है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। ये भी कई बार अगर आपने न्यूज पिछले कुछ सालों में फॉलो करा होगा, सुना होगा, अवेयर होंगे, तो आप देख रहे होंगे बार बार क्रिप्टो को बैन करने की बात आ रही थी भारत में कि बैन कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। ठीक है, इस तरह की बातें आ रही थी। अब जब बैन करने की बात हो, आरबीआई खुद कोई करेंसी निकाल रहा हो, उसको बैन करने की बात क्यों करेगा? ठीक, तो किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी अभी तक जो है भारत में आरबीआई द्वारा निर्गमित नहीं की जाती है। यह भी गलत है। बच गया हमारा सी विकल्प, यही स्टेटमेंट आपका उत्तर हो जाएगा। देखो, क्रिप्टो करेंसी वैध मुद्रा प्राप्त नहीं है, लेकिन भारतीय कानून के अंतर्गत उन्हें निजी डिजिटल परिसंपत्तियों के रूप में, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उसके रूप में, वीडीएज के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में मान्यता प्राप्त है, रखने और उनका व्यापार करने की अनुमति है। एकदम आप अपना प्राइवेट पर्सनल जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में क्रिप्टो को रख सकते हैं, इसका ट्रेड कर सकते हैं। यही सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने साइंस टेक में भी पढ़ा होगा, बेसिक, आई होप यहां रिकॉल कराने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं ब्रीफ में 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। ब्लॉकचेन पे बेस्ड टेक्नोलॉजी, कभी मान लो कि सवाल ऐसा आ जाएगा, एक इकोनॉमी, ये वाला जो एंगल है क्रिप्टो करेंसी का इकोनॉमी से जुड़ता है। यूपीएससी में ऐसे सवाल आ जाएंगे जहां एक एंगल इकोनॉमी से जुड़ता होगा, एक साइंस टेक से जुड़ता होगा, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख लें उसको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से मिंट किया जाता है। सबसे पहले जो बहुत ही फेमस एक क्रिप्टो करेंसी है, आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, बिटकॉइन। 2009 में पहली बार मतलब चर्चा में आता है। आगे चलकर मतलब अभी तक दुनिया में अधिकांश देशों ने जो क्रिप्टो करेंसी को लेके एक ढुलमुल सा ही रवैया रहा है, पूरा फुल फ्लेज प्लान टाइप का नहीं रहा है। कुछ देश ऐसे भी हैं, 2021 में आपने अल सल्वाडोर के बारे में सुना होगा कि अल सल्वाडोर पहला देश है जिसने बिटकॉइन को अपने यहाँ लीगल टेंडर बना दिया। ठीक है, पहला देश था। जरूरत है नहीं, अगर कहीं ध्यान में रह जाए ये चीजें, एक जगह आप सम अप कर लेना क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। भारत के ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको भारत के स्टेटस को लेके, तो भारत में क्या है, लीगल टेंडर नहीं है लेकिन अवैध भी नहीं है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में मान्यता प्राप्त है। पर्सनल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में आप इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। अलग अलग ऐप हैं इसके लिए जिसके माध्यम से आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। इनिशियली जो था, आरबीआई भी कंफ्यूज था 2013 से 2017 के बीच में, मतलब आरबीआई का गाइडलाइंस था सतर्क रहने के लिए, वार्निंग दे रहा था। 2018 में पहली बार आरबीआई ने प्लान करा कि इसको बैन कर देते हैं, कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस भी आए थे। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के निर्णय को पुनर्विचार करने, एक तरह से बदल दिया सुप्रीम कोर्ट में। फिर आगे चलकर 2022 का साल जो है एक इंपॉर्टेंट साल रहा। 2022 में एक आपको फाइनेंस एक्ट पारित होता है और उसके बाद जो है क्रिप्टो भारत में एकदम निजी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो गई। 2022 का एक एक्ट है, फाइनेंस एक्ट, उसके माध्यम से अभी क्या है कि अब अगर आप किसी भी प्रकार का वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, किसी भी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी आप करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को भी कहां रख दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में। अगर आप इसका लेन देन करते हैं तो इस पे 30% का आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, इसके किसी भी प्रकार के लेन देन पर, और 1% का टीडीएस भी देना होगा। ठीक है, इस प्रकार से भारतीय कानून के माध्यम से कानून के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो इतनी बातें क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न देखो, ये इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में है, भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, भारत सरकार ने निर्धारित शर्तों के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पिछले साल का जो 2025 का 25-26 का बजट है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो बजट आया था, इसी में जो है इसको बढ़ाया गया था। जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई का ये लिमिट है, पहले ये 74% था, 74% था, अब इसको बढ़ा के पिछले साल के ही बजट में, अभी इस साल वाला बजट भी आ गया है, तो जो पिछले साल का बजट था उसी में इसको 100% कर दिया गया है। लेकिन एक शर्त लगाया गया है। जो पहला स्टेटमेंट है, भारत में निर्धारित शर्तों, कुछ शर्त लगाया गया। शर्त ये लगाया गया कि ये 100% एफडीआई उन कंपनियों के लिए, उन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए होगा जो अपना 100% प्रीमियम भारत में ही निवेश करेंगे। बीमा में क्या होता है, आपने कोई भी, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, कार इंश्योरेंस लिया, कुछ भी आपने किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस लिया, तो जो इंश्योरर होता है उसको जो इंश्योरेंस लेते हैं प्राप्तकर्ता द्वारा कुछ प्रीमियम दिया जाता है। मान लो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस लिया, प्रति माह आपको 2000 रुपए देने हैं, तो ये जो भी प्रीमियम कलेक्ट होगा वो उस कंपनी को 100% एफडीआई मिलेगा कि जो प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है उस सभी प्रीमियम को भारत में ही निवेश करना है, भारत से बाहर नहीं। यही शर्त लगाया गया है। तो इस शर्त के आधार पर ये 100% एफडीआई का, ये 100% एफडीआई का अधिकार दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है कुल एकत्रित प्रीमियम के संदर्भ में भारत का जीवन बीमा बाजार गैर जीवन बीमा बाजार की तुलना में अत्यधिक विशाल है। बिल्कुल सही बात है ये भी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, भारत में नॉन लाइफ इंश्योरेंस के, यानी कि गैर जीवन बीमा जो है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, उसका हिस्सा 24-25% से ज्यादा नहीं है। जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उसका हिस्सा आप अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास मान लो, और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका हिस्सा जो है आप लगभग 75% के आसपास मान सकते हो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुल एकत्रित प्रीमियम के संदर्भ में भारत का जीवन बीमा बाजार गैर जीवन बीमा बाजार की तुलना में अत्यधिक विशाल है। बिल्कुल सही बात है ये। तीसरा स्टेटमेंट देखो, बीमा कंपनियों को नए उत्पाद शुरू करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये गलत है। देखो, ये 2022 से पहले क्या था कि फाइल एंड यूज का कॉन्सेप्ट था। अगर आपने पढ़ा ही होगा निश्चित तौर पे, फाइल एंड यूज का कॉन्सेप्ट था। पहले आपको कोई भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, तो पहले उसमें 30 दिन 60 दिन का समय था इस तरह का। पहले आपको जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा है उसके पास आपको वो फाइल भेजना होता था, पहले उससे अनुमति लेनी होती थी, फिर आप लॉन्च कर सकते हैं। इसको बदल दिया गया है। अब कहा गया है कि आप लॉन्च, अब क्या हो गया है, यूज एंड फाइल। इसको यूज एंड फाइल बोला जाता है। 2022 में ही जो है, ये 2022 तक था और 2022 से ही ये बदल गया है। ठीक है, अब क्या है, यूज एंड फाइल। आपको पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो और उसके बारे में इरडा को सूचित कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो विकल्प ए, केवल 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिया गया है आपको और वही करना है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा, मतलब कुछ खर्चे बताए गए हैं, कुछ राशियां बताई गई हैं और वो बताया गया है कि आपको जीडीपी की गणना के लिए व्यय विधि, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, उसके माध्यम से उस पर्टिकुलर वर्ष में जीडीपी क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा। प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि किसी विशेष वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में निजी अंतिम उपभोग व्यय 50,000 करोड़ है। निजी अंतिम उपभोग व्यय 50,000 करोड़ है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 9,000 करोड़ है। अंतिम निवेश 10,000 करोड़ है दर्ज किया जाता है। उसी वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 7,000 करोड़ है और आयात 8,000 करोड़। आपको पूछ रहा है
एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि के आधार पर उस वर्ष अर्थव्यवस्था का जीडीपी क्या होगा। इससे सिंपल सवाल इस पेपर में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आपसे पूछा है जीडीपी होता क्या है भाई, एक सिंपल सा डिफिनेशन। हमेशा जब भी हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में, कुछ कीवर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है। अगर हम जीडीपी की परिभाषा की बात करें तो जीडीपी किसी भी वित्त वर्ष में, या आमतौर पे हम वित्त वर्ष ले लेते हैं या कैलेंडर वर्ष, कोई भी एक टाइम फ्रेम होगा, निश्चित टाइम फ्रेम लेंगे, तो हम फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं कि किसी भी वित्त वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर हुए संपूर्ण उत्पादन के अंतिम मूल्य का योग जीडीपी है। ठीक है, कीवर्ड्स है, कोई भी टाइम फ्रेम लेंगे, हम फाइनेंशियल ईयर ले लिए हैं, हम क्वार्टर ईयर फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं, महीना ले सकते हैं, कैलेंडर ईयर ले सकते हैं, कुछ भी। किसी देश की आर्थिक सीमा, ध्यान रखना मैंने आर्थिक सीमा कहा है, आर्थिक सीमा केवल भौगोलिक सीमा नहीं, आर्थिक सीमा के भीतर जो भी उत्पादन हुआ, वस्तुओं सेवाओं, जिसका भी जो भी उत्पादन हुआ, उसका अंतिम प्राइस, फाइनल जो मूल्य होगा, फाइनल प्राइस जो होगा, उसका योग, उसका मौद्रिक मूल्य का जो योग होगा, वही क्या होगा, जीडीपी होगा। अब यहां अगर हम व्यय विधि की बात करें तो व्यय विधि का एक सामान्य सा मेथड होता था जीडीपी के, अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, कब जो एकदम से सबसे सिंपल, अगर सिर्फ इतना फॉर्मूला भी आपको, बस इतना ही फॉर्मूला ध्यान रखना था, बेसिक सा है। अब इसमें आप जीडीपी का जो व्यय विधि से हम गणना करते हैं, हम आय विधि से करें, व्यय विधि से करें, यहाँ स्पेसिफिकली आपको जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्यय विधि के हिसाब से दिए गए हैं और उसी हिसाब से आपसे पूछा गया है। आप देखोगे इस साल के ही जो 2025 का यूपीएससी का पेपर रहा पिछले साल का, उसमें इस तरह का एक सवाल कैलकुलेशन वाला पूछ लिया था। हो सकता है आगे भी यूपीएससी आपसे पूछ ले, बहुत ही सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन। यहां पे अगर हम सी की बात करें तो सी क्या हो जाएगा, निजी उपभोग, जितना हाउस होल्ड कंजम्पशन होगा, निजी उपभोग। आई क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स क्या हो जाएगा, जो हम निर्यात कर रहे हैं, और एम हो जाएगा जो हम आयात कर रहे हैं। अब अगर हम इसको इसी फॉर्मूला पे बिठा दें तो कह रहा है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है 50,000 है, तो इसको ऐड करेंगे 50,000 को। दूसरा कह रहा है कि सरकारी अंतिम व्यय, जी का वैल्यू क्या है 9,000, इसको भी ऐड करेंगे हम। फिर तीसरा कह रहा है अंतिम निवेश 10,000 करोड़, ये भी निवेश की बात कर रहे हैं, ये भी ऐड हो जाएगा 10,000 करोड़। फिर क्या कह रहा है, निर्यात कह रहा है 7,000 करोड़ का, और आयात कह रहा है आपको 8,000 करोड़ का। तो आयात जो है ये जो है माइनस में हो जाएगा, फॉर्मूला में देखो x माइनस एम है। ठीक है, तो ये 8,000 करोड़ का हो जाएगा। इसको सम करोगे ये 68,000 करोड़ के आसपास आएगा, 68,000 करोड़ ही आएगा, आसपास क्या आएगा 68,000 करोड़ आएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बेसिक जीडीपी पे आधारित जो राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो सामान्य सी बातें हैं वो हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए। हर साल आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी रिसेंट पिछले साल ही मैंने बताया कि आपको गणना आधारित सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछा जा सकता है, किसी भी संदर्भ में वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है इसको आप मतलब ये बेसिक फार्मूला अगर आपके ध्यान में रह गया कि जब हम व्यय एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि से करते हैं तो जीडीपी का गणना C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करते हैं, जहां पे कि C जो हो गया जितना भी हाउस होल्ड कंजम्पशन है, I जितना भी इन्वेस्टमेंट है, G जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, X जितना भी एक्सपोर्ट है, और M जितना भी इंपोर्ट है। इसका जो एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे उससे हमें व्यय विधि से जीडीपी आ जाएगी। क्लियर है, यही फॉर्मूला है। अगले प्रश्न पर बढ़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ये आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और 3 स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट वाला जो होता है कौन सा स्टेटमेंट, सबसे पहले तो आपको पता करना है कितने कौन से स्टेटमेंट सही हैं और फिर किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, पहला कह रहा है भारत अपने कच्चे तेल के आयात का एक महत्वपूर्ण भाग
खट्टे तेल के रूप में, जो सौर क्रूड ऑयल के रूप में करता है। दूसरा क्या है, खट्टा कच्चा तेल सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में मीठे कच्चे तेल की तुलना में, स्वीट क्रूड ऑयल की तुलना में निम्न मूल्य पर उपलब्ध है। ठीक बात। तीसरा कह रहा है खट्टे कच्चे तेल को पर्यावरणीय तथा ईंधन गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत सरल परिशोधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। ठीक, देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो स्वीट और सौर क्रूड ऑयल है होता क्या है। सुन रखा होगा आपने, हम आमतौर पे जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ब्रेंट एक मतलब प्रकार ही है इसी प्रकार का, हम आमतौर पे अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसकी चर्चा होती है। वो एक प्रकार का जो है स्वीट क्रूड ऑयल है। ठीक है, ये जो स्वीट और सोर वाला खट्टा और मीठा क्रूड ऑयल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये बेसिकली सल्फर कंटेंट के आधार पर किया जाता है। ठीक है, सल्फर की मात्रा के आधार पर यह किया जाता है कि अगर सल्फर की मात्रा कम है तो वो स्वीट क्रूड ऑयल हो जाएगा, सल्फर की मात्रा ज्यादा है तो वो सौर क्रूड ऑयल हो जाएगा। इतना, बस इतना ही पता होना चाहिए। एक चीज आप जरूर ध्यान में रखना, ये वाला जो सल्फर कंटेंट, कभी अगर एक स्टेटमेंट इस तरह से भी बना के दे दे कि स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर कंटेंट कम होता है या ज्यादा होता है, तो वो आपके ध्यान में रहेगा। स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, जो सौर क्रूड ऑयल है उसमें, स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर कंटेंट कम होता है, जो सौर क्रूड ऑयल है उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। बेसिकली अगर 0.5% से अधिक है सल्फर कंटेंट, ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में होता है, अगर इससे अधिक है, आधा प्रतिशत से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खट्टा कच्चा तेल हो जाएगा, सौर क्रूड ऑयल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आधा प्रतिशत से कम है, ठीक है, ये आधा प्रतिशत से कम है सल्फर कंटेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये मीठा कच्चा तेल हो जाएगा, जो स्वीट क्रूड ऑयल है। 0.5% से कम अगर सल्फर कंटेंट है, बस ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। अब यहां अगर इतना पता है आपको, अगर ये बात पता होती तो आप इजीली कर सकते हैं कि अगर सल्फर की इंप्योरिटीज किसी ऑयल में ज्यादा है तो उसको प्योर करना, उसका प्योरिफिकेशन तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन होगा, अधिक पर्यावरणीय चिंता देगा। ठीक, अगर किसी में कम है तो वो इजीली कर सकते हैं, अगर किसी में ज्यादा है तो वो थोड़ा तुलनात्मक रूप से कठिन होगा। तीसरा स्टेटमेंट इसी लॉजिक से सीधे गलत हो जाएगा। देखो, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है खट्टे कच्चे तेल को पर्यावरणीय तथा ईंधन गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत सरल परिशोधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत। अगर कॉमन लॉजिक भी लगाते कि अगर सिर्फ आपको यह पता होता कि जो मीठा कच्चा तेल होता है उसमें सल्फर मात्रा कम है, इंप्योरिटीज कम है, तो उसको शुद्ध करना भी आसान होगा। खट्टा तेल में इंप्योरिटीज ज्यादा है, शुद्ध करना भी कठिन होगा। तो यही बात, जो खट्टा तेल होता है, जो सौर क्रूड ऑयल है, उसमें इंप्योरिटीज ज्यादा है, वो ज्यादा जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से ये होता, ज्यादा जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, और गैसोलीन जैसे जो उच्च मानक वाले ईंधन है वो भी कम बनता है या ना के बराबर, उससे कम बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ती है। हर दृष्टिकोण से इसको रिफाइन करना तुलनात्मक रूप से कठिन है, कंपेयर जब हम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत है, पहला स्टेटमेंट। अब अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या हो सकता है। देखो, ए और बी कह रहा है, ये कह रहा है ए और बी दोनों में कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है। केवल और केवल सी है जो कह रहा है कि कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है, और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होता, हम सिर्फ तीसरे स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इतना तो हमने कंफर्म कर लिया कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो अब ये विकल्पों के आधार पर दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। अब आते हैं अन्य स्टेटमेंट पे। पहला कह रहा है भारत अपने कच्चे तेल के आयात का एक महत्वपूर्ण भाग खट्टे कच्चे तेल के रूप में करता है। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा देखोगे, खट्टा कच्चा तेल सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में मीठे कच्चे तेल की तुलना में निम्न मूल्य पर उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही, इंप्योरिटीज अधिक है, तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है। तो दोनों यही कारण है, चूंकि तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है तो भारत चूंकि हैविली डिपेंडेंट किस चीज पर है, कच्चे तेल के लिए आयात पर डिपेंडेंट है, तो वो सोचता है भाई ये भी अपने जो इंपोर्ट बास्केट है उसमें थोड़ा खट्टा तेल भी रख लें, थोड़ा मीठा तेल रख लें, इस तरह से कम। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो भारत का आयात है वो हैविली, आपको लगभग 77% जो है वो खट्टे कच्चे तेल पर है। 22 से 23%, ये थोड़ा बहुत वेरी करते रहता है, 22 से 23% ही जो है वो मीठे कच्चे तेल पर है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, और 2 जो है 1 को एक्सप्लेन कर रहा है क्यों भारत खट्टा कच्चा तेल मंगाता है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में खट्टा कच्चा तेल या सौर क्रूड ऑयल सस्ता होता है। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। ये देखो, वीवीजी राम जी के बारे में है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेना होता है, पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। काफी चर्चा में रहा था, एमजी नरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जो आया है उसी पर, उसी के प्रावधानों से संबंधित है। हमने इस पे एक संवाद भी किया था और उसमें भी हमने कहा था कि आपकी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड ये चारों प्रोविजंस हैं। अगर पहला वाला देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है नया अधिनियम प्रति ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। बिल्कुल, जो एमजी नरेगा था उसमें उसमें 125 दिन, उसमें 100 दिन था, और जो वीवीजी राम जी है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यही है वीवीजी राम जी, इसमें 125 दिन की गारंटी दी गई है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है यह ग्रामीण रोजगार को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना से बदलकर एक केंद्र प्रायोजित ढांचे में स्थानांतरित करता है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। देखो, ये क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम था उसको चेंज करके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कर दिया है। स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम का अर्थ हुआ सामान्य, आपने पढ़ा होगा, बट एकदम सामान्य तौर पे अर्थ क्या हुआ कि 100% जो उसका खर्चा है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, मतलब अब केंद्र राज्य दोनों का हिस्सा होगा। जो एमजी नरेगा था उसमें जो मजदूरी होती थी, जो भी अकुशल श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, वो मजदूरी 100% वहन किसके द्वारा किया जाता था? केंद्र सरकार द्वारा। इसलिए वो कैसी योजना थी? केंद्रीय क्षेत्र, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। इसमें क्या हो गया, अब जो वीवीजी राम जी है इसमें क्या किया गया है, जो सामान्य राज्य हैं उसमें 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी, 40% हिस्सा वो राज्य देगा। जो हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां 90-10 का प्रोविजन किया गया है। और कुछ जो यूटीज हैं जहां पे कि कुछ जो यूटीज हैं जिसमें विधानसभा है उसमें भी 90-10 का प्रोविजन है, और रेस्ट ऑफ द यूटीज के लिए 100% का प्रोविजन है। ठीक है, 100% केंद्र सरकार द्वारा। तो इस प्रकार क्या हुआ, पहले क्या था, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%, 100% जो मजदूरी थी उसका वहन, मजदूरी का वहन किसके द्वारा किया जाता था? केंद्र सरकार। अब वो राज्य सरकार द्वारा भी वहन किया जाएगा। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम से, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम से केंद्र प्रायोजित स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया। ये भी सही है। तीसरा देखो, यदि कार्य चाहने वाले व्यक्ति को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो केंद्र सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। नहीं, गलत है ये, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो, जो बेरोजगारी भत्ता है वो पहले भी राज्य सरकार दे रही थी, एमजी नरेगा में भी और बीबीजी राम जी में भी। बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की नहीं। तो यही गलत स्टेटमेंट है, यही हमारा उत्तर होगा। चौथा स्टेटमेंट देखो, यह अधिनियम राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में बुआई और कटाई की व्यस्ततम पीक सीजन के दौरान अधिकतम 60 दिनों को
पूर्व अधिसूचित करने का अधिकार देता है जिन दिनों में कार्य नहीं किए जाएंगे। ये भी सही है। देखो, आमतौर पे एमजी नरेगा को लेके ये था कि जो फसल कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की बातें कही जा रही थी। तो बीबीजी राम जी में क्या किया गया है कि राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है, राज्य सरकार अपने राज्य में जो उनका पिक एग्रीकल्चरल सीजन होगा, ठीक है, जिस सीजन में कि खेती की कृषि की गतिविधियां बहुत अधिक हो, चाहे वो बुआई की हो रही हो चाहे कटाई की हो रही है, वैसे दिनों को नोटिफाई करके साल भर में 60 ऐसे दिन नोटिफाई कर सकती है जिसमें कि कोई भी रोजगार बीबीजी राम जी के तहत नहीं दिया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? संबंधित राज्य सरकार, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा करना है कि भाई हम इस पर्टिकुलर महीने, जुलाई के महीने में सपोज करो कि बुआई का सीजन, मान लो एक सेकंड, कि धान की बुआई का पिक सीजन है, तो उत्तर प्रदेश सरकार पहले नोटिफाई कर देगी कि जुलाई में बीबीजी राम जी के तहत हम काम नहीं देंगे। सपोज करो राजस्थान में नवंबर में कृषि का पिक सीजन है, सपोज करो किसी फसल की कटाई का, तो पहले ही राजस्थान सरकार नोटिफाई कर देगी कि हम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक बीबीजी राम जी के तहत काम नहीं देंगे। तो पूरे साल में इस तरह के 60 दिन नोटिफाई किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? संबंधित राज्य सरकार के द्वारा। ये भी अलग है, ठीक। बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13। ये पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। देखो, इस बार मैंने हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में भी कहा था कि प्रश्न आसान है। सिमिलरली इकोनॉमी के प्रश्न भी मेरे विचार में, अगर हम पिछले अनुभव से तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से थोड़े आसान है। समष्टि आर्थिक नीति में प्रायः कम लेकिन सकारात्मक मुद्रास्फीति दर को वरीयता दी जाती है, क्योंकि पूछा है आपसे कि जो समष्टि आर्थिक नीति है उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें लो बट पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट को वरीयता दी जाती है। क्यों? देखो, सिंपल सा बात है, एक अगर एकदम से इन्फ्लेशन 0 हो जाए या नेगेटिव में चला जाए तो पूरा का पूरा आर्थिक गतिविधि जो है रुक जाएगा। थोड़ा, बहुत हाई नहीं, थोड़ा मतलब इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में। क्यों? क्योंकि ये डिमांड सृजित करेगा, मांग सृजित करेगा, इसीलिए इसको सही माना जाता है। बस इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मतलब 5 सेकंड सवाल पढ़ने के भीतर, विकल्प पढ़ने के 5 सेकंड के भीतर आप इसका उत्तर, अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स की एकदम आधारभूत समझ भी रखी है तो आराम से, मतलब 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा होगा। सिर्फ और सिर्फ हमेशा अगर इन्फ्लेशन एकदम नेगेटिव माइनस में रहेगा, तो इन्फ्लेशन नेगेटिव में रहेगा तो जो मुनाफा है वो प्रभावित होगा, मुनाफा प्रभावित होगा, मांग, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ओवरऑल मांग सृजित नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो आर्थिक गतिविधि है वो एक तरह से स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत हाई नहीं बट एक कम लेकिन पॉजिटिव इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र में, इसलिए क्योंकि वो डिमांड सृजित करता है। विकल्प बी पढ़ो आप, उपभोग और निवेश को प्रोत्साहित कर समग्र मांग का समर्थन करती है। देखो, मांग के लिए क्या होगा? उपभोग और निवेश, जब तक डिमांड नहीं होगा, जब तक कंजम्पशन नहीं होगा, तब तक कंजम्पशन नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा। कंजम्पशन अगर हो रहा है किसी चीज का तो वो डिमांड सृजित करेगा, और कंजम्पशन हो रहा है तो डिमांड सृजित करेगा, उसको फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो उपभोग और निवेश दोनों को प्रोत्साहित करता है, इन दोनों के माध्यम से समग्र मांग सृजित की जाती है। तो यही विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, मखाना के संदर्भ में काफी चर्चा में रहा है मखाना, फॉक्सनट। आप में से कोई बिहार, विशेषकर उत्तरी बिहार से हो तो आप जानते ही होंगे। हालांकि आजकल तो इतना चर्चा में रहा है कि पूरे देश में मतलब काफी लोकप्रिय एक स्नैक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी के बारे में ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आप देखो, लास्ट ईयर हल्दी के बारे में हमने अनुभव में बात किया था, हल्दी बोर्ड बना था। इस बार मखाना बोर्ड, पिछले बजट में मखाना बोर्ड की बात की गई थी और अभी सितंबर में ही प्रधानमंत्री जी द्वारा आधिकारिक रूप से मखाना बोर्ड की बिहार में शुरुआत की गई। तो उसके बाद मतलब पिछले साल संभावना थी हल्दी बोर्ड को लेके, इस बार मखाना बोर्ड को लेके संभावना है। तो ध्यान रखना है, हो सकता है मखाना बोर्ड के बारे में ना पूछे, मखाना के बारे में बेसिक जानकारी के से पूछ ले। ये सवाल उसी पे है, बेसिक जानकारी पे है। पहला कह रहा है मखाना कमल के पौधे के बीजों से प्राप्त किया जाता है। गलत। देखो, एक मखाना जो है यूरिले फेरोक्स कहते हैं, साइंटिफिक नाम कहें अगर,
यूरिलेफेरोक्स, ये इसका साइंटिफिक नाम है। आमतौर पे इसको कांटेदार वाटर लिली भी कहते हैं, वाटर लिली भी कहते हैं। और अगर आप उत्तरी बिहार से हो तो मखाना ही कह लेते हो। ये देखो, ये वाला जो है ये सिमिलर है। देखो कमल के साथ कंफ्यूज, अगर आप ऐसे क्षेत्र से आते हो, याद नहीं भी आते हो, तो कभी कोशिश करना यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखना। जो कमल लोटस होता है उसका भी लगभग लगभग इसी प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। लगभग लगभग उसमें भी इस प्रकार के बीज होते हैं, लेकिन वो और क्लोजली रिलेटेड है। कमल भी आपको मार्सी लैंड में, वेटलैंड में, जहां पानी तालाब वगैरह में होता है, जहां पानी रुका हुआ है वैसे क्षेत्र में। मखाना भी वैसे ही जगहों पे होता है। तो बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन अलग है। कमल के बीज से ये नहीं बनता है, ठीक है। ये अलग प्लांट है, मैंने बताया यूरेलेफेरक्स कहते हैं। ये नाम चाहो तो आप याद रख लेना, आम बोलचाल में इसको कांटेदार वाटर लिली भी कह लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है भाई। दूसरा कह रहा है भारत विश्व में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। बिल्कुल सही, लगभग 80% जो है वो पूरी दुनिया का जो मखाना है वो भारत में ही होता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ठीक। तीसरा देखो, बिहार वर्तमान में भारत में मखाने का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। बिल्कुल सही बात। अप्रोक्सीमेटली 85% जो इंडियन प्रोडक्शन है, भारत दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है, और बिहार जो है भारत के कुल उत्पादन का लगभग 85% उत्पादन करता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 2 और 3, पहला गलत है कि मैंने बताया कमल से नहीं होता है। पूछा आपसे कितने कथन सही है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक दो चीजें और ध्यान में रखना यहाँ पे। एक तो मखाना बोर्ड मैंने आपको बोला, मखाना बोर्ड ध्यान में रखिएगा बिहार में है, ठीक है। बजट पिछले बजट में कहा गया था, ये कंफ्यूज मत होना, कभी कभार इस तरह का भी स्टेटमेंट दे देता है। बजट 25-26 में कहा गया है, पिछले ही बजट, इस बार वाले बजट में नहीं है, ठीक है। आधिकारिक रूप से जो है, आधिकारिक रूप से आप देखोगे तो ये आपको सितंबर 2025 में जो है पीएम द्वारा, बिहार इलेक्शन से ठीक पहले देखोगे इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। अभी एक केंद्रीय योजना भी शुरू किया गया है, इसलिए भी ये चर्चा में रहा था। मतलब कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक आपको लगभग 474 करोड़ के आसपास का एक केंद्रीय योजना किया गया है मखाना के संदर्भ में। इसके कारण भी ये चर्चा में रहा था कि मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में, जिसमें कि मखाना के इनोवेशन को मतलब मखाना की खेती के इनोवेशन को और भी कैसे इसको हम और गुणवत्ता युक्त कैसे कर सकते हैं, गुणवत्ता युक्त बीज, किसानों को समर्थन, इस प्रकार का इनिशिएटिव भी लिया गया था। तो 474 करोड़ का एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना भी आया है, ठीक है। उसके कारण भी ये चर्चा में रहा। मखाना बेसिकली एक इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहां मैंने शेयर कर दिया है, ये देख लो, मखाना खेती है यहां पे कि मखाना के बारे में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए और इसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में, ये कि किस प्रकार का पादप है, कहाँ होता है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी स्टेटमेंट दे दे कि केवल भारत में होता है या भारत के लिए ही केवल इंडिजेनिक है, तो ये भी गलत है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, चाइना के लिए भी इंडिजेनिक प्लांट के रूप में ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। बिहार में और एक और चीज, 2022 में जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये आपको, हाँ, ये पैक्स सिलिका के बारे में ये सवाल है, अभी चर्चा में रहा था। दिसंबर का ही करंट अफेयर्स, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो दिसंबर में ये काफी चर्चा में रहा था। पैक्स सिलिका के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा है कि आपसे कि कौन सा सही है। देखो पहला है, पैक्स सिलिका उन्नत प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है। बिल्कुल सही बात। अभी दिसंबर 2025 में, सबसे पहले तो यही ध्यान रख लो ना कि ये कब शुरू हुआ है, दिसंबर 2025 में अमेरिका द्वारा
जो एक तरह से आप समझ लो क्रिटिकल मिनरल हैं, सेमीकंडक्टर बनाने वाले, और जो भी मतलब भविष्य की प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो पूरा का पूरा जो सेमीकंडक्टर तकनीक है उस पर बेस्ड है, और साथ पूरा का पूरा आने वाले टाइम में जो एआई है वो भी बहुत हद तक इसी पर निर्भर करेगा। और पूरी दुनिया में ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे चाइना का मोनोपोली है। उसके कारण चाइना जो एक तरह से पूरी दुनिया को रोक सकता है। उसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका द्वारा ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ताकि जो इसका आपूर्ति श्रृंखला है, जो आप क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला है, उसको बेहतर तरीके से, निर्बाध तरीके से चला पाए और उस चाइना की मोनोपोली को काउंटर किया जा सके। ठीक है, यही पैक्स सिलिका है। इसके फाउंडिंग मेंबर, अगर हम इसका, ये एक तो ध्यान में रखना कि ये यूएस द्वारा लीड किया गया है। ठीक है, अगर हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो यूएस प्लस 8 देश और थे। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर 8 देश का भी नाम मैं बता देता हूं, आपके ध्यान में रह गया तो बहुत अच्छा, ना रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान में रखना कि एक तो चाइना के विरुद्ध ही गया है, तो चाइना तो नहीं ही होगा। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य में नहीं रहा, क्योंकि भारत में आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स उस लेवल पे डेवलप नहीं है, ये एक कारण रहा था। हालांकि अभी अगर आप और न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो कुछ टाइम पहले जो अमेरिकी राजदूत हैं भारत में, उन्होंने कहा कि जल्दी ही भारत को भी पैक्स सिलिका से जोड़ा जाएगा, पैक्स सिलिका में शामिल किया जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है कि भारत और चीन दोनों पैक्स सिलिका पहल के संस्थापक सदस्य हैं। बिल्कुल गलत, चीन के तो विरुद्ध ही रहा है और भारत भी नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही होगा। इसमें मैंने बताया आपको कि 8 देश और हैं यूएसए के नेतृत्व में, तो 4 तो आप जो आपको पैसिफिक के हैं वही देश हैं, आपको दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में आपको नीदरलैंड है और यूके है। इसके अलावा आपको यूएई है और इजराइल है। ये 8 कंट्री हैं पैक्स सिलिका के सदस्य यूएसए के नेतृत्व में। ठीक है, बढ़े अगले सवाल पर। ये देखो पैक्स सिलिका के बारे में एक बार देख लेना, ये स्लाइड में शेयर करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 55, ये आपको पूछा गया है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के बारे में। निम्नलिखित में किन्हें सामान्यतः भारत में आर्थिक समृद्धि के उच्च आवृत्ति संकेतकों के रूप में माना जाता है? पहला है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण, तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, चौथा है क्रय प्रबंधक सूचकांक, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। जो उच्च आवृत्ति संकेतक हैं, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि उच्च आवृत्ति संकेतक क्या होते हैं। तो उच्च आवृत्ति संकेतक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंट, टाइम टू टाइम बहुत फ्रिक्वेंट जो है रिलीज किए जाते हैं, जिसके माध्यम से ना इकोनॉमी के बारे में एक मतलब तत्कालिक पिक्चर, इकोनॉमी की दिशा और वह दशा के बारे में तुरंत का, एकदम तुरंत का अपडेट आपको पता चलते रहता है। आमतौर पे ऐसे इंडिकेटर जो डेली, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक रूप में रिलीज किए जाते हैं वो शामिल किए जाते हैं। जो इकोनॉमी, वैसे इंडिकेटर्स जो डेली, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक रूप से रिलीज किया जाए और साथ ही साथ जो इकोनॉमी के बारे में एक बेहतर पिक्चर प्रदान कर रहा हो, उसको शामिल किया जाता है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। नाम में ही है बस, अगर आप फ्रीक्वेंसी समझ तो फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर HFI, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो अब इसमें देखो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आपको जो IIPs है वो इकोनॉमी के बारे में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत के संदर्भ में बात करें तो लगभग 40% कंट्रीब्यूट करता है IIPs। तो वो ये बता रहा होगा कि मान लो पावर कंजम्पशन कैसा है, स्टील कंजम्पशन कैसा है, सीमेंट प्रोडक्शन कैसा है, इन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल से समझा रहा होता है, और वो आपको आमतौर पे मासिक आ जाता है उसका डिटेल। तो वो हमें इकोनॉमी की दिशा दशा, अर्थशास्त्रियों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो नीति निर्माता है उनके लिए वो समझने में सहूलियत करता है। हाई फ्रीक्वेंसी में शब्द पकड़ना, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता बहुत है, ये रिपोर्ट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं और इकोनॉमी के बारे में एक डिटेल पिक्चर प्रदान करते हैं। ठीक, तो पहला तो हो जाएगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। जो GST कलेक्शन है ये भी इसके अंतर्गत हो जाएगा। इसी के तहत आपको ई वे बिल्स जो हैं वो भी इसी के तहत आ जाएंगे।
जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा, जीडीपी काफी डिटेल होगा, लेकिन ये आमतौर पे मिनिमम भी मिनिमम त्रैमासिक स्तर पर आता है। ठीक है, मिनिमम जो है आपने सुना होगा कि इस क्वार्टर में जीडीपी, इस क्वार्टर में, तो त्रैमासिक स्तर पे। मैंने अभी क्या बताया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी। समझने के लिए आप ध्यान में रख सकते हो डेली, वीकली, मंथली, इस टाइप से रिलीज हो रहा हो, तो ये नहीं होगा। दूसरा, परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स, पीएमआई जो है, क्रय प्रबंधक सूचकांक, ये भी होगा। ये आपको बता रहा होता है ओवरऑल बिजनेस के इंडिकेटर के बारे में, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, किस प्रकार का जो वाणिज्य की गतिविधियां चल रही हैं किसी देश में, उसके बारे में हमें पीएमआई बता रहा होता है, जो ये क्रय प्रबंधक सूचकांक है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में ये दो तरह का होता है कि जो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए भी बता रहा होता है, सर्विस सेक्टर के लिए भी बता रहा होता है। ठीक है, तो तीसरा छोड़कर बाकी सारा हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है। ये भी एकदम क्लासी सवाल है कि रुपये का डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास से क्या होगा। भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया। पहला कह रहा है रुपये का मूल्यह्रास मुख्यतः अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष मुद्रास्फीति को जन्म देता है। मुख्यतः, 2 टर्म है इसमें, इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा कुछ लोगों को, बट यहां पे देखो मुख्यतः कह रहा है और कह रहा है मांग पक्ष, डिमांड पुल, इन्फ्लेशन। अगर रुपये का डिवेल्युएशन हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब रुपया कमजोर हुआ, रुपया कमजोर होगा तो क्या होगा प्रभाव। एक सिंपल सा बात है, रुपया जैसे ही रुपया कमजोर होगा तो आयात जो है महंगा होगा। सबसे बड़ी चिंता क्या हो जाती है, तेल हमें और महंगा। मान लो सपोज करो पहले जो था $1 बराबर, $1 80 इंडियन रुपीज था। ठीक है, अब मान लो सपोज करो हम जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से, जैसे कच्चा तेल का ही एग्जांपल एकदम से मान लो कि हमें एक बोतल, 1 लीटर ही मान लेते हैं, सिंपल कैलकुलेट, 1 लीटर तेल हमें $1 में मिल रहा था, मतलब हम 80 रुपया दे रहे थे उसके लिए। हम अपने हिसाब, इंटरनेशनल मार्केट में तो हम डॉलर दे रहे थे, लेकिन जो इसका विनिमय दर था वो $1 बराबर 80 रुपया था। तो हमें 80 रुपये में, इस हिसाब से समझो कि 80 रुपये में हमें 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था। अब क्या हुआ कि अगर रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, अब $1 बराबर सपोज करो 90 रुपया हो गया। अब हमको वही अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य सेम है तेल का, अब हमें उसी 1 लीटर तेल के लिए कितना प्राइस देना पड़ेगा, 90 रुपए देना पड़ेगा। ठीक, तो सब आयात क्या होगा, महंगा हो जाएगा। सबसे पहला एकदम बेसिक, अगर रुपये का मूल्य गिरा, डेप्रिसिएशन हुआ, तो क्या होगा, आयात महंगा होगा, निर्यात जो है बेहतर होगा। निर्यात सस्ता होगा तो निर्यात ज्यादा होगा, आयात महंगा होगा तो आयात पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। बस इतना, इस एक लाइन की समझ होगी, ये सारे स्टेटमेंट हम कर लेंगे। ठीक, देखो पहला कह रहा है कि रुपये के मूल्यह्रास से मुख्यतः अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष, मांग, 2 तरह की मुद्रास्फीति को हम बांट कर देखते हैं, आपूर्ति पक्ष से, मांग पक्ष से, डिमांड पुल और सप्लाई पुल। अब अगर मांग पक्ष मतलब डिमांड सृजित, अधिक डिमांड हो रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, यहां लग रहा है, देखो जब भी रुपया कमजोर होगा, दोनों तरह का, मांग जनित भी हो सकता है, आपूर्ति जनित भी हो सकता है, लेकिन शब्द मैंने पहले मेंशन करा है आपको, क्या, मुख्यतः मांग जनित नहीं होगा, मुख्यतः जो है आपूर्ति जनित होगा। क्यों, कच्चा तेल, जैसे ही कच्चा तेल महंगा होगा, जो भी आयात महंगा है, कच्चा तेल महंगा, मशीनरी महंगा, मध्यवर्ती वस्तुएं महंगा, तो अंतिम वस्तु, उसके प्रोडक्शन, उत्पादन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तेल महंगा होगा, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज, आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि तेल महंगा होते ही, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल होगा, तेल महंगा होगा, बाकी सारी चीजें हमारे यहाँ महंगी पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम 80% तो आयात पर ही निर्भर हैं। तो अब मान लो अगर तेल महंगा हो गया, मध्यवर्ती वस्तुएं और कुछ भी मध्यवर्ती वस्तुएं, मशीनरी महंगी हो गई, तो फाइनल प्रोडक्ट भी तो, उसका उत्पादन कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा। अगर उत्पादन कॉस्ट बढ़ जाएगा
तो ये जो इन्फ्लेशन, उत्पादन कॉस्ट बढ़ेगा तो कोई भी इकाई है, कोई भी यूनिट है, निर्माण विनिर्माण इकाई, वो क्या करेगी, वो ज्यादा प्राइस रखेगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मतलब मांग के कारण नहीं हो रहा है, आपूर्ति वाला साइकिल में प्रॉब्लम हुआ है, सप्लाई वाले साइकिल में प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति मेनली होगा। हालांकि अगर मुख्यतः हटा देता तो आप दोनों हो सकता है, आपूर्ति जनित भी मांग जनित भी, लेकिन मोर प्रोमिनेंट जो होगा मेनली किसको इफेक्ट करेगा, वो आपूर्ति जनित को, मांग जनित को नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रुपये का मूल्य ह्रास भारतीय वस्तुओं को विदेशी बाजार में सस्ता बना देता है। बिल्कुल सही, अभी हमने कहा अगर आयात महंगा हो रहा है तो कुछ तो फायदा हो रहा होगा, निर्यात सस्ता होगा। निर्यात मतलब समझो कि एक, मान लो कि यही वाला समझ लो, 1 केजी हम मान लो बासमती चावल जो है $1 में मिल रहा था, ठीक, हम भारत से 80 रुपए में खरीद के दे रहे थे। अब क्या होगा कि भारत से अभी भी बासमती चावल, बाकी सारी चीजों को हम समान माने हैं, भारत में अभी भी 80 रुपए में मिल रहा है 1 केजी बासमती चावल, और वो विदेश में जाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा थोड़ा। अब डॉलर की कीमत कितनी है, 90 रुपया, तो वो कंपैरेटिवली निर्यात जो है वो सस्ता हो जाएगा। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये सही होगा। तीसरा देखो, आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई विस्तारित मौद्रिक नीति एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अल्पावधि में रुपये को गिरने, कमजोर होने की समस्या को संबोधित करने में सहायक हो सकती है। नहीं भाई, एक्सपेंशनरी, विस्तार दो तरह का होगा ना, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। विस्तारित मुद्रा नीति या एक्सपेंशनरी मौद्रिक नीति क्या हुआ, इस एक्सपेंशनरी मौद्रिक नीति मतलब ब्याज दर, नीतिगत दर, उसको कम करेगा, उसको कम करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, जब भी एक्सपेंशनरी मतलब विस्तार दे रहा है, विस्तार दे रहा है कैसे, मनी, आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाकर। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और चीजें, इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगा ना। यहां पे आरबीआई विस्तारवादी नहीं बल्कि एक्सपेंशनरी नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा, संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाएगी, तब जाके अल्पकाल में संबोधित कर सकता है। ठीक है, संकुचनकारी मतलब कि जो नीतिगत दर है, ब्याज दर है, उसको बढ़ाएगा तो मनी सप्लाई कम होगा, इकोनॉमी से मनी सप्लाई निकालेगा तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, केवल स्टेटमेंट दूसरा सही है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, ये आपको बजट, संघीय बजट 2026-27 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं। कोई जरूरत भी नहीं है डाटा, हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी साल का जो बजट होता है उसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं। जो करंट ईयर चल रहा होता है उसका जो करंट ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26 का, तो उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट या संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। तो आप दूसरा जो किसी भी बजट में 3 साल के आंकड़े रहते हैं, जो खत्म हो चुका है फाइनेंशियल ईयर उसका फाइनल एस्टिमेट होता है। ठीक है, जो चल रहा है, जो चालू फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में क्या होता है, रिवाइज, जो पिछले साल बजट में कहा गया उसको रिवीजन किया गया, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स प्रस्तुत किया गया। और जो आने वाला है उसके बारे में क्या होता है, अनुमानित किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट सर्व किया जाता है। अब देखो, पहला कह रहा है ये 26-27 का बजट, यानी कि जो 1 फरवरी को बजट आया उसमें क्या होगा, 2026-27 के लिए जो है वो बजट अनुमान होगा। बजट अनुमान की ये कमिंग फाइनेंशियल ईयर में ये सारी चीजें होंगी, इतनी प्राप्तियां होंगी, इतना व्यय होगा। दूसरा कह रहा है, तो तीसरा वाला तो बिल्कुल सही है। ये देखो, वित्तीय वर्ष 26 बजट अनुमान होगा। कह रहा है वित्तीय वर्ष 25-26 के वास्तविक आंकड़े अभी कैसे आएंगे, 25-26 यानी कि करंट ईयर जो अभी चल रहा है इसका वास्तविक आंकड़ा नहीं आएगा, इसका संशोधित आंकड़ा आएगा, संशोधित अनुमान, संशोधित आंकड़ा। ठीक है, और जो 24-25 है जो बीत चुका है फाइनेंशियल ईयर पिछले साल, उसका फाइनल डाटा आ जाएगा, उसका वास्तविक आंकड़ा आ जाएगा। तो अगर हम इसको उल्टा कर देते तो ये सही हो जाता, पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो विकल्प बी हमारा केवल 3 सही हो जाएगा। फिर से, बजट में
3 साल का अनुमान होता है, ठीक है। एक जो आने वाला वित्त वर्ष है, बहुत ही बेसिक सवाल है, आने वाला वित्त वर्ष पिछला वित्त वर्ष जो बीत गया, और एक जो चल रहा है चालू वित्त वर्ष, ठीक है। अब अभी अगर हम बात करें, अगर 26-27 के बजट की बात करें, तो 26-27 का बजट आया, तो जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 26-27, तो आने वाला का 26-27 का क्या करेगा, ये बजट अनुमान एस्टिमेट्स बताएगा कि भाई हाँ ये बजट अनुमान लगाएगा। पिछला वर्ष कौन बीता है, 24-25, 24-25 के बारे में हमको क्या बताएगा, फाइनल आंकड़ा, वास्तविक आंकड़ा बताएगा। और चालू वित्त वर्ष जो अभी चल रहा है 25-26 का, इसके बारे में रिवाइज एस्टिमेट जो पिछले बजट में दिया गया था उसको रिवीजन करके दिया जाएगा। क्लियर है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये देखो, जो भारत में डेब्ट मार्केट के बारे में है उससे संबंधित है। कह रहा है भारत में ऋण बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें 3-4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला कह रहा है आकार की दृष्टि से भारत का सरकारी ऋण बाजार इसके कॉर्पोरेट ऋण बाजार से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। भारत का जो सरकारी ऋण बाजार है, जो गवर्नमेंट डेब्ट मार्केट है, वो कहीं बड़ा है जो आपको कॉर्पोरेट जो डेब्ट मार्केट है उसकी तुलना में। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड सामान्यतः समान परिपक्वता वाले सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक प्रतिफल प्रदान करते हैं। ये भी सही है, बिल्कुल। अब देखो, जो G-SEC होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये कम रिटर्न देता है किसकी तुलना में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तुलना में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क मिनिमम होगा, ना के बराबर रिस्क होगा। अगर रिस्क कम होगा इसमें तो रिटर्न भी कम होगा, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होगा, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, सेम लेवल के रिटर्न भी ज्यादा। सेम जो स्टेटमेंट है कह रहा है भारत में समान परिपक्वता अवधि, सब समान परिपक्वता अवधि वाली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है कम रिटर्न देगा कॉर्पोरेट बॉन्ड की तुलना में। क्यों? गवर्नमेंट बॉन्ड कौन जारी कर रहा है, सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसमें क्या ही रिस्क होगा, रिस्क नहीं होगा तो सिक्योरिटी ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है तो रिटर्न कम होगा। आप सिंपल समझो, आपको अगर कहीं पर भी अगर आप रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो जहां रिस्क ज्यादा है वो कंपैरेटिवली रिटर्न देने के ज्यादा प्रोमिसेस करेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड में, G-SEC में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको एक रिस्क का फैक्टर जो है वो एकदम न्यून है, ना के बराबर है। तो अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, भारत में कह रहा है कि भारत में कॉर्पोरेट ऋण बाजार का विनियमन मुख्य रूप से सेबी करता है। बिल्कुल सही बात, सेबी करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितने भी कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सेबी के गाइडलाइंस से चलते हैं। रेगुलेटरी बॉडी सेबी है। जबकि सरकारी ऋण बाजार का विनिमय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, आरबीआई जो है, जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो कौन, उसका प्रबंधक भी विनियामक भी दोनों आरबीआई होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी G-SEC का प्रबंधक होगा, सिक्योरिटीज नाम सुनते ही सेबी पे नहीं कूद पड़ना है, ये भी बहुत बेसिक से बात है। उसका प्रबंधक भी और विनियामक भी दोनों आरबीआई होगा। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे उसका विनियामक कौन होगा, सेबी होगा, ठीक। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट ऋण मुद्रा बाजार का हिस्सा होता है जबकि सरकारी बॉन्ड पूंजी बाजार का हिस्सा होता है। अगेन, ये मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार मुझे लगता है मैं सिर्फ अनुभव के पिछले 3 सालों के डिस्कशन में ये 5वीं बार बता रहा हूँ। तो आप सबों को पता, मुद्रा बाजार 1 साल से कम वाला जो होगा मुद्रा बाजार हो जाएगा, 1 साल से अधिक हम वित्तीय बाजार को मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में बांट सकते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। तो अब कैपिटल मार्केट जो भी पूंजी बाजार
एक वर्ष से अधिक हो गया तो पूंजी बाजार, एक वर्ष से कम हो गया तो मनी मार्केट मुद्रा बाजार। अब कह रहा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मुद्रा बाजार का हिस्सा जबकि सरकारी बॉन्ड पूंजी बाजार का हिस्सा। ऐसा कहीं हो नहीं सकता है, मतलब ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक टी बिल्स का कॉन्सेप्ट होता है, अब इसके बारे में भी हमने बात किया होगा, पहले किया है। टी बिल्स का ये 1 साल से कम के 3 प्रकार के टी बिल्स अभी रिलीज किए जाते हैं, 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए, 364 दिन के लिए। ठीक है, ये जो है ये मनी मार्केट का पार्ट होगा। ठीक है, बाकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो 30 साल तक के लिए रिलीज किए जा सकते हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है नॉर्मली 15 साल तक के लिए रिलीज किए जा सकते हैं। तो लंबे समय के लिए दोनों कैपिटल मार्केट का हिस्सा हो जाएगा। ऐसा कहीं कोई ये नहीं है कि जो सरकार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अंतर क्या, मनी मार्केट कोई भी जो है 1 साल के भीतर के लिए है, 1 साल से कम अवधि के लिए है मनी मार्केट का पार्ट, 1 साल से अधिक की अवधि के लिए है कैपिटल मार्केट का पार्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पूछा है कितना सही है, विकल्प सी केवल 3। ठीक है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट कई बार बात किया है, एक बार देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 59 ये देखो व्यापार समझौतों के बारे में दिया गया है। ठीक है, जो अलग अलग 5 प्रकार के व्यापार से, अभी काफी भारत का व्यापार समझौता हो रहा है अलग अलग तरह अलग अलग देशों से, तो उसी संदर्भ में भी बहुत ही अच्छा सवाल बनाया गया है, आपसे पूछ सकता है बेसिक डिफरेंसेस की। जो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो इकोनॉमिक कस्टम यूनियन है, जो कॉमन मार्केट है, इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें अंतर क्या है बेसिक तो उसी पे बेस्ड है। एज इट इज रट लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत प्रबल है कि सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जैसा दिया गया है एज इट इज रट लेना। और एक और सजेशन कि जो इसके इंग्लिश दिए हुए हैं उसको भी सही से ध्यान में रख लेना कि कई बार हिंदी टर्म्स को लेके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके इंग्लिश में जो आपको ट्रांसलेशन दिया गया है वो भी आप ध्यान में रख लेना। पहला देखो, वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता, जो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, काफी चर्चा में रहता है डब्ल्यूटीओ के तहत प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये यही है, सकारात्मक सूची के आधार पर उत्पादों की सीमित संख्या के लिए प्रशुल्कों में कमी। सबसे जो बेसिक स्तर का जो कोई एग्रीमेंट होता है वो यही होता है कि हमने आपको प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हमारे, उसमें एक सकारात्मक सूची बनाकर बाकी सब पर टैरिफ्स को कम करने की बात की जाती है। बहुत सबसे बेसिक या सबसे सामान्य तौर का जो हुआ वो यही होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 देशों के बीच में हो सकता है, 2 ब्लॉक के बीच में हो सकता है। तो मान लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सपोज करो अभी भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके काफी चर्चा में रहा है, बात काफी चर्चा रहा है। तो उस संदर्भ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, इसका विकल्प पढ़ो। लगभग समस्त व्यापार पर प्रशुल्कों का उन्मूलन, साथ ही एक समान बाह्य प्रशुल्क। यही गलत है, ये ध्यान रखना। ये जो कह रहा है लगभग समस्त व्यापार पर प्रशुल्कों का उन्मूलन, यहां तक तो बात ठीक है। फ्री ट्रेड का मतलब है कि लगभग मैक्सिमम चीजों पर हम एग्री हो गए कि चलो कि अब हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे एक दूसरे पर। ठीक है, जो भी उस एफटीए एग्रीमेंट में शामिल था उस पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। दूसरा जो है बात कह रहा है साथ ही एक समान बाह्य प्रशुल्क, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ कैसे लगाएंगे? अब भारत, पता चला जो भी नॉन मेंबर है, मान लो सपोज करो भारत ईयू के बीच में अभी एफटीए हुआ, तो क्या भारत और ईयू मिलकर यूएस पर, रसिया पर और किसी पे ये लगाएगा, कॉमन टैरिफ लगाएगा? नहीं, स्वतंत्र है। भारत अपने हिसाब से स्वतंत्र है, ईयू अपने हिसाब से स्वतंत्र है। भारत श्रीलंका में एफटीए हुआ तो भारत, ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे देश पर, भारत और श्रीलंका के अतिरिक्त जो होगा उस पर दोनों कॉमन लगाएंगे। श्रीलंका जो भी सदस्य इस समझौता एफटीए समझौते से बाहर है उस पर जो दो यूनिट हैं एफटीए में, 2 देश हैं, वो अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर ये वाला कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ वाला पार्ट जुड़ गया एफटीए में तो यही बन जाएगा आपको सीमा शुल्क संघ, जो कस्टम यूनियन है वो यही बन जाएगा। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार तथा गैर सदस्यों के विरुद्ध समान प्रशुल्क। देख रहे हो, समान, यही वाला चीज है। अगर ये वाला फीचर एफटीए में, अगर हम समान प्रशुल्क, अगर हम कस्टम यूनियन के बारे में बात करें तो एफटीए प्लस अगर हम इस पे समान शुल्क कर दें, ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो ये दूसरा गलत है, सीमा शुल्क सही है। साझा बाजार,
साझा बाजार एक और उससे भी एडवांस, जो कस्टम यूनियन है उससे भी, कॉमन मार्केट उससे भी एक स्टेप आगे चला जाएगा। कह रहा है श्रम और पूंजी की मुक्त आवागमन की सुविधा वाला सीमा शुल्क संघ। जैसे कि आप मतलब आप ईयू के संदर्भ में हमको ये पूरा इवोल्यूशन दिखता है यूरोपियन यूनियन के संबंध में, ठीक है। क्रमिक रूप से आप यूरोपियन यूनियन का अगर देखोगे तो इसी तरह से विकसित हुआ है, ठीक। अगला देखोगे ये भी सही है, आर्थिक संघ, ठीक है। ये कह रहा है समन्वित, अब इससे जो कॉमन मार्केट है इससे भी अगला स्टेज हो जाएगा इकोनॉमिक यूनियन, जो वर्तमान यूरोपियन यूनियन है। समन्वित राजकोष, ये सारा चीज तो पूंजी श्रम का तो आवाजाही होगा ही, कि मुक्त आवाजाही होगा, साथ ही साथ जो भी सदस्य इसके मेंबर होंगे जो इकोनॉमिक यूनियन के, वो एक ही तरह की पॉलिसीज अपनाएंगे, एक ही लगभग एक तरह की आपको फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे। साथ ही साथ कई बार तो कॉमन करेंसी पर आ जाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरो है तो कॉमन करेंसी पर भी आ जाएंगे। तो एक ही तरह का सबसे एडवांस लेवल का जो एग्रीमेंट होगा वो यही इकोनॉमिक यूनियन वाला हो जाएगा। सबसे बेसिक प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ सकारात्मक सूची का बनाकर आप उसमें टैरिफ कम करते हैं। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैक्सिमम चीजों पे जो भी एग्रीमेंट में शामिल किया गया उन सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ले आते हैं, ठीक है। तीसरा, ये यहां तक सही है, प्रशुल्कों का उन्मूलन, ये वाला पार्ट गलत है, यही गलत है। उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा छोड़कर 1, 3, 4 और 5, ए हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। दूसरा, इससे आगे एफटीए से आगे अगला क्या हो जाएगा हमारा, कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या हो जाएगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ जो नॉन मेंबर्स हैं उस पर कॉमन टैक्स, कॉमन टैरिफ लगाया जाएगा जो भी उस एग्रीमेंट में शामिल है, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपको जो कॉमन मार्केट है उसमें एक स्टेप और इसका एडवांस हो जाएगा, जो कस्टम यूनियन है उसका एडवांस, कि फ्री ट्रेड हो ही रहा है, जो नॉन मेंबर्स हैं उस पर समान प्रशुल्क लगा रहे हैं, साथ ही साथ अपने भीतर श्रम और पूंजी की भी मुक्त आवाजाही हो जाएगी। और अंतिम जो इकोनॉमिक यूनियन होगा वो एकदम क्लाइमेक्स लेवल का ये होगा कि सेम लेवल का राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, इवन करेंसी भी सेम लेवल का अपना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपने जैसे सुना होगा, यूरोपियन, अगर हम कॉमन मार्केट की बात करें तो ईयू कॉमन मार्केट था, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट है। अभी अगर हम इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो आप देखोगे गल्फ कॉर्पोरेशन जो है काउंसिल, या फिर यूरोपियन यूनियन है, इसको हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, पूछा जाएगा आप इसके इंग्लिश हिंदी एज इट इज, सिर्फ यहां से ये कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ वाला हटा के ये एज इट इज रट लेना आप, ठीक है। ये देखो ये स्लाइड, ये इकोनॉमिक मार्केट मैंने बताया सबसे एडवांस सारा चीज इकोनॉमिक मार्केट, फिर उससे छोटा कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अगला प्रश्न संख्या 60, अगेन फिर से बेसिक इकोनॉमी का बेसिक कोर कंसेप्चुअल सवाल। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के बीच के संदर्भ, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संधारित आर्थिक समृद्धि मानव विकास में निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन आधार का विस्तार कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि संधारित सस्टेन्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन का आधार विस्तृत कर सकती है, आधार विस्तार कर सकती है। 2 बातें हैं, देखो आमतौर पे ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके चीजें होती हैं कि हम किसको ग्रोथ माने किसको डेवलपमेंट माने। तो ग्रोथ इन जनरल जो है जीडीपी की जो आपका नेशनल इनकम या जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, सीधे सीधे बढ़ रहा है, तो उसको हम ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि के रूप में मानते हैं। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ये चीज हमें डेवलपमेंट बताता है। मतलब कि अगर संसाधन सृजित हुए हैं वो समृद्धि है, और उस संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, संसाधन की दिशा कैसी है, वो हमें क्या बताता है, डेवलपमेंट के बारे में बताता है। तो यहां कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि, सस्टेन्ड
जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, संधारित आर्थिक समृद्धि आर्थिक मानव विकास में निवेश के लिए संसाधन का आधार विस्तार कर सकती है। गारंटी नहीं दे रहा है, कर सकती है, हाँ निश्चित तौर पे कर सकती है। ठीक है। दूसरा देखो, मानव विकास संकेतकों में सुधार इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थिक समृद्धि का वितरण किस प्रकार किया जाता है। अभी हमने बात किया ना, ग्रोथ बता रहा है कि केवल और केवल क्या होगा कि आपके पास रिसोर्सेस आ रहे हैं, उस रिसोर्सेस का डायरेक्शन कैसा होगा, किधर इस्तेमाल करना है, शिक्षा में इस्तेमाल करना है, लोगों की जीवन स्तर बढ़ाने में इस्तेमाल करना है, लोगों को कौशल निर्माण स्किल डेवलपमेंट में करना है, किस तरह से करना है, ये हमें ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है, मानव विकास बताता है। तो मानव विकास संकेतकों में सुधार, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है, इन सब में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो वो ये बता रहा है कि कैसा आर्थिक समृद्धि का वितरण किधर हुआ, जो रिसोर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ से आया उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है आर्थिक समृद्धि अपने आप में ही मानव विकास के लिए ना तो एक आवश्यक शर्त है और ना ही पर्याप्त शर्त है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो ये इस स्टेटमेंट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, पहले ही कह दे रहा है अपने आप में, आर्थिक समृद्धि अपने आप में, बाय इटसेल्फ, इंग्लिश पढ़ो, बाय इटसेल्फ, अपने आप में नहीं है। आर्थिक समृद्धि अपने आप में नहीं बता पाएगा, नहीं कर पाएगा, ना तो विकास कर पाएगा के लिए आवश्यक है और ना ही पर्याप्त है। ठीक है। देखो आर्थिक समृद्धि जरूरी है क्योंकि जब तक समृद्धि नहीं होगी रिसोर्सेस नहीं आएगा। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी का साइज बढ़ेगा तभी रिसोर्सेस सृजित होंगे, जिस रिसोर्स का हम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर कब ऐसा होता कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, एक जरूरी पक्ष है, तो हम इसको सही मानेंगे। लेकिन कह रहा है अपने आप में, बाय इटसेल्फ, अपने आप में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उस रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कैसा होगा, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बताएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, या होगा या नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक शर्त नहीं है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, ये आपसे जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट है, समुत्थान शक्ति और संधारणीयता न्यास, इसके बारे में पूछा है कि ये किसका है इनिशिएटिव, किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आईएमएफ के द्वारा शुरू किया गया। देखो 2022 में, अभी 2022 में ही ये जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट है, आरएसटी है, ये आईएमएफ द्वारा 2022 में ही शुरू किया गया था। विशेषकर जो बहुत कम और कमजोर मध्यम आय वाले देश हैं उनमें जलवायु परिवर्तन या उस टाइम कोविड आया था, उस तरह की चीजों के बाद जो है एक तरह से मतलब विकास करने के लिए, उनकी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए ये आरएसटी के तहत फंड दिया जाता है। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, बीओपी का संकट है उसमें सुधारने के लिए। अभी हाल में ये चर्चा में रहा है 2025 में, क्योंकि पाकिस्तान को इसके तहत जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट है इसके तहत कुछ ये अनुदान मिला है, तो भारत ने इसका विरोध जताया था, इसीलिए ये चर्चा में रहा। यूपीएससी के अगर आप पीवाईक्यूज को देखो तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि ये किसका इनिशिएटिव है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। मतलब एटलीस्ट जो हाल फिलहाल में चर्चा, पिछले 8-9 महीनों में जो चर्चा में रहा है उसको तो जरूर आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आईएमएफ से रिलेटेड है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये था आपका इकोनॉमी खंड के प्रश्न। उम्मीद है इस परिचर्चा से आप लाभान्वित हुए होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।